नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईडी ने डी कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारी बुधवार तड़के नवाब मलिक के घर पर पहुंचे और उनसे डी कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच में जुड़ने के लिए कहा। इसके बाद ईडी के अधिकारी नवाब मलिक को अपने साथ अपने दफ्तर लेकर चले गए, जहां भी उनसे घंटे भर तक पूछताछ की गई। नवाब मलिक की जेजे अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। गिरफ्तारी के बाद मलिक ने कहा कि वो नहीं झुकेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे और सबको एक्सपोज करेंगे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनसीपी के नेता जुटे हैं। एनसीपी नेता और आघाड़ी सरकार के मंत्री जितेंद्र आवाड ने ईडी के इस कदम की निंदा की और कहा कि यह विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश है। उन्होंने इस कदम को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। नवाब मलिक के घर पर ईडी के पहुंचने और उन्हें अपने दफ्तर ले जाने को लेकर सोशल मीडिया पर एनसीपी और महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल दलों के नेताओं ने जबरदस्त विरोध जताया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, इस बात को याद रखना। बीजेपी के खिलाफ मुकर रहे महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई को लेकर शिवसेना ने बीजेपी को चेताया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये याद रखना। उनका इशारा बीजेपी नेताओं की तरफ था। शिवसेना और दूसरे विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ करती रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाया। पत्रकारों से उन्होंने कहा, नवाब मलिक एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। ईडी जिस तरह से उन्हें उनके घर से ले गई वो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हमारे राज्य में आकर एक मंत्री को केंद्रीय एजेंसियां ले जाती हैं। 2014 के बाद आपकी भी जांच होगी, इस बात का ध्यान रखें। राउत का कहना है कि केंद्र सरकार ने ईडी को एनसीपी नेता के पीछे इसलिए लगाया कि वो लगातार सच बोल रहे थे। वैसे ऐसी किसी कार्रवाई को लेकर खुद नवाब मलिक ने ही पिछले साल नवंबर में आशंका जाहिर की थी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जब घबराती है तब सरकारी एजेंसियों से विपक्षियों को अपमानित करती है और झूठे मुकदमों में जेल भेजती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान बुधवार को हो रहा है। इस चरण में 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर शामिल हैं। इन 9 जिलों में 3 बजे तक कुल औसतन मतदान 49.89% हो चुका है। बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 59 सीटों में से 51 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा के खाते में 4 और बीएसपी के खाते में 3 सीटें गई थीं। एक सीट पर बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस को जीत मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो बाराबंकी में कहा उसे बीजेपी और उसके आईटी सेल ने पिछले कई साल से सोशल मीडिया पर प्रचारित किया है। 2019 में बीजेपी ने जुमला दिया था, आएगा तो मोदी ही। उसी अंदाज में मोदी ने आज बाराबंकी में कहा, आएगा तो योगी ही। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को बाराबंकी जिले में दरियाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आज यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। वो लोग बीजेपी की जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गरीब, मध्यम वर्ग, बुजुर्ग जिन्हें 28 करोड़ मुफ्त टीके मिले, इस कोरोना महामारी के दौरान में बीजेपी के प्रतिनिधि बनकर इसकी जीत तय कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह द्वारा तारीफ किए जाने पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी। मायावती से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने सच्चाई स्वीकार कर ली है। हालांकि इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि मैं उन्हें यह भी बताना चाहती हूं, यूपी में 3 चरणों में बसपा को न केवल दलित और मुस्लिम वोट मिले हैं, बल्कि हमें उच्च जाति और पिछड़ी जाति के वोट भी मिल रहे हैं। बता दें, अमित शाह से जब एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या बसपा के कुछ दलित और मुस्लिम वोट छीन लेने से उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को मदद मिलेगी, इस पर शाह ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, ये सीट पर निर्भर करता है। लेकिन ये सच नहीं कि मायावती की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि बसपा ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। मुझे विश्वास है कि उन्हें वोट मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये कितनी सीटों में तब्दील होगा, लेकिन बसपा को वोट मिलेगा। शाह ने कहा कि मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ है। उन्होंने कहा कि जाटव वोट बैंक मायावती के साथ जाएगा, मुस्लिम वोट भी बड़ी मात्रा में मायावती के साथ जाएगा।
पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जनसभा में यूक्रेन और रूस संकट को लाते हुए कहा था कि दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है, ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना भारत और पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में टफ लीडर जरूरी है। इसके बाद गठबंधन में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी यूपी चुनाव में यूक्रेन को लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि कठिन समय में सख्त नेताओं की जरूरत होती है। ये बहुत ही सुविधाजनक है और अब उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बिजली, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत और आर्थिक विकास व नौकरियों की योजनाओं पर राज्य और केंद्र सरकार से क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए। यूपी के रॉबर्ट्सगंज सीट से बीजेपी के विधायक और प्रत्याशी भूपेश चौबे ने नाराज जनता को मनाने के लिए मंच से ही जनता के सामने कान पकड़कर उठक बैठक की और 5 साल में उनसे हुई गलतियों की जनता से माफी मांगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार भूपेश चौबे ने कुर्सी पर खड़े होकर दोनों कान पकड़ उनसे गलतियों की माफी मांगी। इस दौरान मंच पर बैठे नेता उनको रोकते नजर आए। भूपेश चौबे ने कहा कि जिस तरह से 2017 के चुनाव में आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद दिया, उसी तरह इस बार भी आपका आशीर्वाद मिले। लखीमपुर खीरी से सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बुधवार को चौथे चरण के मत दौरान अपना वोट डाला। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान मौजूद रहे। सुरक्षा इतनी जबरदस्त थी कि पत्रकार ढेर सारी कोशिशों के बाद भी उन तक नहीं पहुंच सके। इसे लेकर कई लोगों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को आखिर अपने ही बूथ पर वोट डालने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की क्या जरूरत थी। अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों को जीत का निशान विक्ट्री दिखाया। रूस के द्वारा अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और दोनेत्स्क को आज़ाद देश की मान्यता देने के बाद उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका के बाद कनाडा ने भी रूस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि रूस ने जो कदम उठाए हैं वो लोकतंत्र पर हमला है और साथ ही दुनिया भर में शांति के लिए भी एक खतरा है। उन्होंने कहा ये किसी भी संप्रभु राज्य पर आक्रमण है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कनाडा इसके जवाब में रूस पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने लुहांस्क और दोनेत्स्क के साथ व्यापार और निवेश पर रोक लगाने का ऐलान किया था। जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर कहा कि प्रतिबंध रूस के डूमा राज्य पर लागू होंगे जिसने इन दोनों को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने के लिए पक्ष में वोटिंग की है। ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार नेटो को मजबूती देने के लिए कनाडा के सैन्य बलों में अतिरिक्त लोगों की तैनाती भी कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की और पूर्वी यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कदमों को रूसी आक्रमण की शुरुआत बताया। यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। इस दौरान बाइडेन ने प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए कहा कि अब तक रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता आगे नहीं मिल सकेगी। साथ ही 2 रूसी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमने रूसी सरकार को पश्चिमी देशों से मिलने वाली वित्तीय मदद को भी रोक दिया है। रूस अब अमेरिका या यूरोप के बाजारों में भी व्यापार नहीं कर सकेगा। पुतिन पर भड़कते हुए बाइडेन ने कहा कि पुतिन को यह हक किसने दिया कि वो अपने पड़ोसी देशों में कुछ कथित देशों को बनाने का ऐलान करते हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने रूस के अमीर घरानों और उनके परिवार के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की सराहना करते हुए इसे पहला अहम और मजबूत कदम बताया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक के बाद एक न्यूज़ चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका ने और अधिक हथियार की सहायता का भी वादा किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने और स्थिति को नियंत्रित करने की अभी मांग नहीं कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि उनके देश की पहली योजना इस संकट को कूटनीतिक ढंग से हल करने की है, जबकि जो दूसरी योजना है उसके तहत उनका देश अपनी जमीन के हर इंच, हर शहर और हर गांव के लिए लड़ाई लड़ेगा। कुलेबा इस मामले को लेकर लगातार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के संपर्क में हैं। कुलेबा ने यूक्रेन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी। बता दें कि रूस के द्वारा अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और दोनेत्स्क को आज़ाद देश की मान्यता देने के बाद ये संकट काफ़ी बड़ा हो गया है। कनाडा ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं और अमेरिका ने भी इन नए देशों के साथ निवेश व व्यापार न करने का फैसला किया है। रूस और यूक्रेन के संकट को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण प्रभावी रूप से अब शुरू हो चुका है। उन्होंने बिना किसी वजह के और पूरी तरह से अस्वीकार्य कार्रवाई की निंदा भी की। स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि रूस यूक्रेन पर पूरे प्रभाव से आक्रमण करने के अंतिम बिंदु पर है और वो हद तक संभव है कि वो अगले 24 घंटे के भीतर यूक्रेन पर हमला कर दे।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमने रूसी सरकार को पश्चिमी देशों से मिलने वाली वित्तीय मदद को भी रोक दिया है। रूस अब अमेरिका या यूरोप के बाजारों में भी व्यापार नहीं कर सकेगा। पुतिन पर भड़कते हुए बाइडेन ने कहा कि पुतिन को यह हक किसने दिया कि वो अपने पड़ोसी देशों में कुछ कथित देशों को बनाने का ऐलान करते हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने रूस के अमीर घरानों और उनके परिवार के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की सराहना करते हुए इसे पहला अहम और मजबूत कदम बताया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक के बाद एक न्यूज़ चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका ने और अधिक हथियार की सहायता का भी वादा किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने और स्थिति को नियंत्रित करने की अभी मांग नहीं कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि उनके देश की पहली योजना इस संकट को कूटनीतिक ढंग से हल करने की है, जबकि जो दूसरी योजना है उसके तहत उनका देश अपनी जमीन के हर इंच, हर शहर और हर गांव के लिए लड़ाई लड़ेगा। कुलेबा इस मामले को लेकर लगातार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के संपर्क में हैं। कुलेबा ने यूक्रेन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी। बता दें कि रूस के द्वारा अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और दोनेत्स्क को आज़ाद देश की मान्यता देने के बाद ये संकट काफ़ी बड़ा हो गया है। कनाडा ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं और अमेरिका ने भी इन नए देशों के साथ निवेश व व्यापार न करने का फैसला किया है। रूस और यूक्रेन के संकट को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण प्रभावी रूप से अब शुरू हो चुका है। उन्होंने बिना किसी वजह के और पूरी तरह से अस्वीकार्य कार्रवाई की निंदा भी की। स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि रूस यूक्रेन पर पूरे प्रभाव से आक्रमण करने के अंतिम बिंदु पर है और वो हद तक संभव है कि वो अगले 24 घंटे के भीतर यूक्रेन पर हमला कर दे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।